जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल बुक में जो आमुख के बाद प्रस्तावना दी हुई है। प्रस्तावना यानी संविधान से संबंधित कई क्वेश्चंस बनते हैं और वैसे भी सोशल स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस आता ही है, तो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस तो वहाँ आने ही हैं। डिस्कस करेंगे प्रस्तावना को हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे, जैसे प्रस्तावना या उद्देशिका, इसका नाम कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा। सेकंड, इसमें निहित व्यवस्थाएं, किन व्यवस्थाओं को इसमें बताने की कोशिश की गई है भारतीय संविधान के, और प्रस्तावना से संबंधित संशोधन, कौन कौन से संशोधन हुए हैं और कब हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रस्तावना नाम की। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना को 3 नामों से जाना जाता है: प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रिम्बल। अब प्रस्तावना क्यों कहा जा सकता है इसे, तो देखिए, जब भी हम किसी भी विषय की बहुत विस्तृत व्याख्या करते हैं तो हम एक गद्यांश या पैरा के माध्यम से उस विषय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं और इसी परिचय को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। जैसे जब हम लोग किसी विषय पर निबंध लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं, तब हम सबसे ऊपर उसका एक एब्स्ट्रैक्ट या प्रस्तावना डालते हैं, जिसमें हम ये स्पष्ट करते हैं कि नीचे उल्लेखित सामग्री में हमने क्या बताने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से हमारा जो संविधान है उसमें बताया गया है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को एक संक्षिप्त रूप में इस प्रस्तावना में बताने का प्रयास किया गया है, इसीलिए इसे प्रस्तावना के नाम से पुकारा गया है। दूसरा है, हम इसे उद्देशिका कह सकते हैं। उद्देशिका क्यों कह सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो वो जो सभा हुई थी उसमें निर्धारित किए गए थे संविधान में निहित उद्देश्य। जो उद्देश्य संविधान में शामिल किए गए थे उन उद्देश्यों को उस बैठक के माध्यम से निर्धारित किया गया था और अंत में निष्कर्षतः एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन उद्देश्यों को यहाँ प्रस्तावना में दर्शाया गया है। और इसी तरह से प्रिम्बल जो है वो प्रस्तावना या उद्देशिका का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। तो ये तो हुई नाम की बात। हम लोग देखते हैं अब प्रस्तावना। भारत का संविधान, उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को। तो देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग किसे इंडिकेट कर रहा है, ये जो वर्ड है हम भारत के लोग, ये इंडिकेट कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को। हम भारत के लोग से अर्थ यहाँ पे क्या है कि हम भारत के जो नागरिक हैं वे। भारत को एक, अब भारत को एक क्या आगे बताया गया है। तो देखिए, हम भारत के लोग, यहाँ पे ये चीज़ ये भी शो करती है कि जो भारतीय राष्ट्र है उसकी जो संप्रभुता है वो निहित है किसमें,
भारतीय नागरिकों में। किस तरह से, आगे देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो स्पष्ट करते हैं हमारी व्यवस्था को या हमारे राष्ट्र का जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी प्रकृति को, जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी प्रकृति को, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है उसकी प्रकृति को। किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि इसमें ये जो 3 वर्ड्स हैं जिन्हें डॉट से अंडरलाइन किया गया है, संपूर्ण, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो 3 शब्द हैं ये संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें बाद में संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के माध्यम से जोड़ा गया है। इन 3 शब्दों को संपूर्ण, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। उससे पहले ये हुआ करता था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या अर्थ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, मूलतः यदि हम देखें तो ये जो पूरी लाइन है ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। किस तरह से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है यहाँ पे कि हमारा जो राष्ट्र है वो वर्तमान में अपने आंतरिक और बाह्य विषयों में या किसी भी मुद्दे के संदर्भ में स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात क्यों की गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता राज कर रही थी और उससे पहले की यदि काल को देखा जाए तो उससे पहले यहाँ पे राजतांत्रिक व्यवस्था ही थी जो कि मुगलों द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास्ट को शो करते हैं और हमारे प्रेजेंट को ये शो कर रहे हैं कि हाँ कुछ समय से पहले ऐसा था कि हमारे राष्ट्र के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में अब हम पूरी तरह से अपने प्रभुत्व से संपन्न हैं। हमारा स्वयं पर प्रभुत्व है कि हम किसी भी आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने में स्वयं सक्षम है। हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। कोई भी हमें अपने राष्ट्र के संबंध में किसी तरह का निर्णय लेने से नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य हुआ आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने की पूरी तरह स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता। आगे है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये शब्द आता है समाजवादी। यदि मूल रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो समाजवाद जो है वो कार्ल मार्क्स की अर्थव्यवस्था से संबंधित विचारधारा है, जो कि अर्थव्यवस्था को 2 वर्गों सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग में बांटकर हमें समझाती है। लेकिन जब हम भारत राष्ट्र के संदर्भ में देखते हैं, विशेष तौर से संविधान के संदर्भ में, तो यहाँ पे समाजवाद से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से न होकर बल्कि एक विस्तृत कंसेप्ट में है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ जो समाजवाद शब्द है वो भारतीय राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक प्रत्येक ऐसा अंग जिससे किसी भी नागरिक का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है उसे दर्शाती है। और इस शब्द को यहाँ पे रखने का मूल उद्देश्य है कि छोटे छोटे माध्यमों से किस तरह से किसी नागरिक का सामाजिक जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा भाईचारा निहित रहना चाहिए। इस भावना से यहाँ पर समाजवाद को शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी विशेष नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो हमें विभिन्न रूपों का मिश्रण दिखाई देती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर हम उदारीकरण को देखते हैं तो वहीं दूसरी ओर निजीकरण भी है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक या साधारण जनता के हितार्थ सहकारी सेवाओं को या सहकारी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर उन्नति करने के लिए या आर्थिक प्रगति के लिए
विभिन्न व्यवस्थाओं या विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन समाज के संदर्भ में, भारतीय समाज के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो भाईचारा और सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दृष्टि से यहाँ पर समाजवाद शब्द को संविधान में स्थान दिया गया है। अब बात आती है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जो अर्थ है वो यहाँ पे एक विस्तृत विचारधारा को प्रदर्शित करता है। कभी कभी पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्म निरपेक्षता से ले लिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, धर्म निरपेक्ष एक बहुत ही छोटा या कहा जा सकता है संकीर्ण विचारों को प्रदर्शित करने वाला शब्द हो सकता है। जैसे यदि धर्म निरपेक्ष का अर्थ हम साधारण सा अर्थ लें तो कह सकते हैं कि किसी विशेष धर्म का पक्ष न लेना, जबकि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो ये दर्शाता है कि हमारे राष्ट्र यानी भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में न होकर हमारा राष्ट्र सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को अनुकरित करता है। यानी हमारे राष्ट्र में कोई भी एक धर्म, किसी भी एक धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्म के अनुयायियों को यहाँ पर अपने धर्म को संरक्षित, संपोषित, प्रचारित और प्रसारित करने के समान अधिकार है। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य आप सभी जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अब्राहम लिंकन की विचारधारा का अनुसरण किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में विभिन्न तत्व विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो ये जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ पे अब्राहम लिंकन की विचारधारा को शामिल किया गया है, जो कहता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जी हाँ, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी लोग शासन में ऊंचे पदों पर बैठे हैं या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पदों को संभाले हुए हैं, वो हमारे ही द्वारा चुने जाते हैं, और यही व्यवस्था जो है वो लोकतंत्रात्मक नाम से जानी गई है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि हमारे राष्ट्र में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वरन परोक्ष है। हम प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक भागीदारी में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में परोक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली पाई जाती है। आगे जो शब्द आता है गण राज्य। देखिए, गण का अर्थ होता है लोग और राज्य का संदर्भ है कोई भी भूभाग, जो कि एक भौगोलिक इकाई होने के साथ साथ विचारधारा के संदर्भ में भी एक तरफ की है। तो गण राज्य से तात्पर्य यहाँ पर है कि हमारे राष्ट्र या राज्य का जो भी प्रधान होगा वो किसी परंपरा या वंश के आधार पर अपने पद को नहीं संभालेगा, बल्कि इस गण का जो प्रधान होगा या जो भारत राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो जनता के माध्यम से चुना जाएगा। और जनता के माध्यम से चुना जाने के कारण कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्र का नागरिक होने की योग्यता रखता है, वो अपनी योग्यता के आधार पर राष्ट्र के ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ पर राष्ट्रपति के पद को संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहाँ पे समस्त नागरिकों को बात फिर से क्यों कही गई है, क्योंकि बार बार यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि ये जो भी संवैधानिक व्यवस्था है वो किसे ध्यान में रखते हुए की गई है, भारतीय नागरिकों को। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे न्याय की बात की गई है और वो न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किस तरह से देखते हैं, देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात की जाती है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिंग, जाति, वर्ण या अर्थ के आधार पर किसी भी नागरिक से समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही जो भेदभाव रहित व्यवस्था है वो सामाजिक न्याय की स्थापना करती है। दूसरा है आर्थिक।
आर्थिक न्याय से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उन पर समस्त नागरिकों का समान अधिकार होगा। कोई भी नागरिक जो योग्यता रखता है वो अपनी योग्यता के आधार पर अर्थ का उत्पादन कर सकता है और उस अर्थ को अपने हिसाब से वो जहाँ चाहे अपने जीवन की प्रगति के लिए व्यय कर सकता है। और तीसरी और जो अंतिम न्याय की बात की गई है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से यहाँ तात्पर्य है, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो गणराज्य है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी लेने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो उसी भागीदारी की यहाँ पे बात की गई है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए या उसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मत के द्वारा किसी भी भेदभाव के बिना वो अपना मत दे सकता है किसी भी उम्मीदवार को, और इस तरह से वो परोक्ष रूप से राजनीतिक भागीदारी निभा सकता है। आगे देखते हैं। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है कि हमारा जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार मंथन को स्वतंत्र रूप से जारी रख सकता है। अभिव्यक्ति, वो उन विचारों की अभिव्यक्ति निर्बाध रूप से कर सकता है जो कि किसी भी तरह से हमारे समाज, नागरिकों या राष्ट्र के लिए अहितकारी न हो। विश्वास, किसी भी विचारधारा या पंथ में वो अपना विश्वास कायम रख सकता है। धर्म, धर्म से तात्पर्य फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो जो धर्म का तात्पर्य हम लोग लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक संकीर्ण अर्थ है। धर्म का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है धारण करने योग्य। लेकिन यहाँ पे जो धर्म का अर्थ लिया गया है वो यही लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। और उपासना की स्वतंत्रता, और धर्म या आस्था में विश्वास के कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या पंथ की उपासना करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब न्याय के लिए पूछा जाए तो हमें बताना है कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी तरह से जब स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब देखिए यहाँ पे समता का तात्पर्य है समानता या इक्वालिटी। अब हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को 2 प्रकार की समानताओं को पूरी तरह से स्थापित करता है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब यहाँ पे प्रतिष्ठा को क्यों शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे राष्ट्र में कई उपाधियां हुआ करती थी। तो स्वतंत्रता के बाद क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न रहे, उसे खत्म करने के लिए उन उपाधियों का अंत कर दिया गया और प्रतिष्ठा के समान अवसर उपलब्ध करवाए कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को उस अवसर के लिए समानता दी गई है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस या कितनी प्रकार की समता या समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की। तो देखिए, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब देखिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलते हुए भी सबसे मेन बात जो की गई है वो किसकी की गई है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा तो यहाँ पे मुख्य है ही, लेकिन व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ मुख्य रूप से जो बात ध्यान में रखनी है वो है राष्ट्र। और राष्ट्र में भी कौन सी चीज़ें? राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब यहाँ पे राष्ट्र की एकता से तात्पर्य है कि राष्ट्र में किसी प्रकार से भी
आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न न हो, ना तो किसी प्रकार से विचार वैषम्यता उत्पन्न हो, ना ही किसी तरह से अर्थ की समस्या उत्पन्न हो, ना ही किसी तरह से राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो। दूसरी बात यहाँ पे की गई है अखंडता की। तो अखंडता से तात्पर्य ये है कि भारत का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उनमें से किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र को भारत राज्य से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह से यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को संदर्भित किया गया है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी जो ये अखंडता शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है। हम इसके आगे बात करेंगे। ये कहता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सारी व्यवस्था है, ये जो हमारे राष्ट्र की प्रकृति है और ये जो न्याय है, जो स्वतंत्रता है और जो समानता के अवसर हैं, वो व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाए रखने के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहे, ऐसा निश्चित करने के लिए प्रदान की गई है और इसी के माध्यम से हमारे राष्ट्र की बंधुता को बढ़ाया जा सकता है। इस भावना से आज हम सभी लोग यानी कि हम भारत के नागरिक इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, देखिए यहाँ पे तारीख को भी शामिल किया गया है ताकि जिससे भी जब भी कोई भी व्यक्ति संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ेगा तो वो इस बात से परिचित हो जाएगा कि हमारा जो संविधान है उसे हमारे द्वारा कब स्वीकृत किया गया है। तो वो दिनांक है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहाँ पे अधिनियमित का तात्पर्य है कि आज इस संविधान के निर्माण के बाद हम इस संविधान को स्वीकृत कर रहे हैं और इस स्वीकार करने के बाद में हम आज से इस संविधान के अधीन रहकर जो भी हम कार्य करेंगे वो इस संविधान के अधीन रहकर करेंगे और आत्मार्पित करते हैं। मीन्स जिस तरह से जब तक शरीर से आत्मा अलग नहीं होती है वह कार्य करता रहता है, उसी तरह से हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे साथ हमारे राष्ट्र का संविधान जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो फ्रेंड्स ये है संविधान की प्रस्तावना। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द मूल प्रस्तावना में थे और कौन से बाद में जोड़े गए हैं। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो लाइन है इसमें जो ये 3 वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं डॉट्स से, संपूर्ण, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो 3 शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं, जो कि संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 से जोड़ा गया है और इसे लागू किया गया है 3 जनवरी 1977 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन हुआ कब है, 1976 में, जबकि लागू कब से हुआ है, 3 जनवरी 1977 से। इसी तरह से जो ये शब्द, जो ये लाइन है राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो इसमें भी जो अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही धारा 2 से जोड़ा गया है और उसे भी 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया है। और अब तक हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और वो जो संशोधन हुआ है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है। तो इस तरह से ये प्रस्तावना है और अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके उस कमी को बताएं। और यदि उस कमी को दूर करने के लिए आपके पास कोई सजेशन है, इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्रिम्बैल या प्रस्तावना के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।